नमस्कार। भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। असल में ये उन निर्णायक लड़ाइयों की कहानी है। वो लड़ाइयां जिन्होंने इस देश का नक्शा ही नहीं बल्कि तकदीर तक बदल दी। आज के इस सेशन में हम उन्हीं सबसे जरूरी युद्धों को समझेंगे जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के मैदाने जंग में। लेकिन पहला सवाल तो यही उठता है कि सदियों पुरानी ये लड़ाइयाँ आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? हमें इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? तो इसका जवाब बहुत सीधा है। ये सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं थीं, ये इतिहास के वो टर्निंग पॉइंट्स थे जिनके फैसले आज भी हमारी राजनीति, हमारी संस्कृति और हमारी सीमाओं में महसूस किए जाते हैं। समझिए, हर एक लड़ाई ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की और किसी पुराने चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो आज का हमारा सफर इस रोड मैप के हिसाब से आगे बढ़ेगा। हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत के उन संघर्षों से जिन्होंने साम्राज्यों की नींव रखी। फिर देखेंगे उत्तर पश्चिम से हुए हमलों का दौर। उसके बाद मुगल साम्राज्य का उदय, क्षेत्रीय ताकतों से उनकी टक्कर, और आखिर में ये समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चलिए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। प्राचीन संघर्ष। ये वो लड़ाइयाँ थीं जिन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव डाली। इस टेबल पर जरा नजर डालिए। यहाँ भारत के कुछ सबसे पुराने दर्ज किए गए युद्धों की बात हो रही है। पहला है बैटल ऑफ द हाइडेस्पीज, जिसे हम झेलम के युद्ध के नाम से बेहतर जानते हैं। ये हुआ था 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच। देखिए, जीती तो सिकंदर की सेना थी, पर राजा पोरस की बहादुरी ने सिकंदर का दिल जीत लिया। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को उनका राज्य लौटा दिया। और फिर है 261 बीसी का कलिंगा वॉर, यानी कलिंग का युद्ध। ये शायद इतिहास का सबसे प्रभावशाली युद्ध था। इस लड़ाई में इतना खून खराबा हुआ कि सम्राट अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और धम्म की नीति अपनाई, और फिर बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाया। ये एक राजा के हृदय परिवर्तन से पूरे साम्राज्य की नीति बदलने की सबसे बड़ी मिसाल है। अब हम इतिहास के अगले दौर में चलते हैं, आक्रमणों का दौर। इस समय मध्य एशिया से, खासकर उत्तर पश्चिम की तरफ से कई बड़े हमले हुए जिन्होंने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। इस दौर की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी तराइन की पहली लड़ाई। साल था 1191। एक तरफ थे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी। हरियाणा के तरावड़ी के मैदान में पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना ने गोरी की सेना को बुरी तरह हराया। ये एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक एक साल बाद 1192 में उसी मैदान पर तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इस बार मोहम्मद गोरी अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी और एक नई रणनीति के साथ वापस आया था। तो यहां देखिए, सिर्फ एक साल के अंदर नतीजा पूरी तरह से पलट गया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान विजेता थे, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया। इस एक हार जीत ने उत्तर भारत में सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल दिया, और यहीं से भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के रूप में मजबूत हुई। चलिए अब तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, यानी मुगल साम्राज्य का शानदार प्रवेश। ये कहानी है बाबर के उन सैनिक अभियानों की जिन्होंने भारत में एक नए और ताकतवर साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, बाबर की सफलता कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोची समझी मिलिट्री स्ट्रैटेजी का नतीजा थी। उसकी सफलता का राज क्या था? तोपखाना और तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल, जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी। जैसा कि इस टेबल में हम देख सकते हैं, उसने 4 साल में 4 बड़ी लड़ाइयां जीती, वो भी एक के बाद एक। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को अपनी तोपों और तेज घुड़सवारों के दम पर हरा दिया। फिर 1527 में खानवा में उसने राणा सांगा की शक्तिशाली राजपूत संघ को हराया, और यह सिलसिला रुका नहीं। 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा की लड़ाई जीतकर उसने उत्तर भारत में मुगल शासन को मजबूती से स्थापित कर दिया। तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए, सिर्फ 4 साल, 1526 से 1529 तक। इन 4 सालों में बाबर ने अपनी बेहतरीन सैन्य तकनीक और रणनीति के बल पर उत्तर भारत का पूरा राजनीतिक नजारा हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चलने वाला था। अब हम अपने चौथे अध्याय में हैं। ये वो दौर है जब मुगल शक्ति और मजबूत हुई, मतलब कंसोलिडेशन हुआ, और साथ ही उन्हें चुनौती देने वाली क्षेत्रीय ताकतें भी उभर कर सामने आईं। तो अब देखते हैं कि मुगल साम्राज्य कैसे कंसोलिडेट हुआ। इस टेबल में 2 बड़ी घटनाएं हैं। पहली, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई,
यहां पर युवा अकबर की सेना ने हेमू को हराया, जिसने कुछ वक्त के लिए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस जीत ने भारत में मुगल शासन को फिर से स्थापित किया और यहीं से अकबर के लंबे शासनकाल की शुरुआत हुई। दूसरी तरफ दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ी घटना घटी। 1565 में ताली कोटा की लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों यानी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर ने मिलकर दक्षिण के शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। ये दक्षिण भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और फिर 1761 में पानीपत का मैदान तीसरी और आखिरी बार इतिहास का एक बहुत बड़ा गवाह बना। ये थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई। इस युद्ध में मराठों की बहुत बुरी हार हुई। इस एक हार ने न सिर्फ मराठा साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी, बल्कि इसने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम बना दिया, जिसका सीधा फायदा बाद में अंग्रेजों ने उठाया। और अब हम आते हैं अपने अंतिम अध्याय पर, भारत पर ब्रिटिश विजय। ये कहानी है कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे यहाँ की शासक बन बैठी। भारत पर ब्रिटिश राज की नींव रखने वाली लड़ाई थी 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। सच कहूं तो यह युद्ध से ज्यादा एक साजिश और धोखा था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। इस जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में राजनीतिक ताकत दे दी। इसके ठीक बाद 1764 में हुई बैटल ऑफ बक्सर। यहां अंग्रेजों ने मुगल सम्राट, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की मिलीजुली सेना को हराया। ये एक असली सैन्य जीत थी, जिसने पूरे उत्तर भारत में ब्रिटिश सत्ता को स्थापित कर दिया। अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे मराठा। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, अंग्रेजों ने मराठों को हराने के लिए 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिन्हें एंग्लो मराठा वॉर्स कहा जाता है। पहला युद्ध तो लगभग बराबरी पर छूटा, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में अंग्रेजों को निर्णायक जीत मिली। इन युद्धों के खत्म होते होते मराठा शक्ति पूरी तरह से बिखर गई और मध्य भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के कंट्रोल में आ गया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि जीत हमेशा एक तरफा नहीं होती थी। मिसाल के तौर पर पहले एंग्लो मराठा युद्ध के बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई। ये एक शांति समझौता था, जो ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में अंग्रेज हमेशा जीत नहीं रहे थे और उन्हें कूटनीति का भी सहारा लेना पड़ता था। दक्षिण में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा कांटा था मैसूर का राज्य। पहले हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान के नेतृत्व में अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 भयंकर एंग्लो मैसूर वॉर्स हुए। टीपू सुल्तान ने अपनी सेना में रॉकेट का बहुत असरदार तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे अंग्रेज भी हैरान थे। लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिससे दक्षिण में उनका दबदबा कायम हो गया। अंग्रेजों की जीत की ये कहानी सिख साम्राज्य को अधीन करने और अफगान व बर्मा के साथ सीमा पर हुए संघर्षों के साथ पूरी होती है। इन युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया और उनके विस्तार का आखिरी चरण पूरा किया, जिसके बाद लगभग पूरा उपमहाद्वीप उनके कंट्रोल में आ गया। तो आज के इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, लड़ाइयां सिर्फ घटनाएं नहीं होती, बल्कि इतिहास में ये बहुत जरूरी मोड़ होती हैं। दूसरी बात, उत्तर पश्चिम से हुए हमलों ने उत्तर भारत का नक्शा ही बदल दिया। तीसरी, मुगल साम्राज्य की नींव बेहतर सैन्य तकनीक और एक के बाद एक मिली जीतों पर रखी गई थी। और चौथी बात, ब्रिटिश विजय कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, बल्कि ये सैन्य और कूटनीतिक चालों की एक धीमी लेकिन बहुत सिस्टमैटिक प्रक्रिया थी। और जाते जाते एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, ये ऐतिहासिक संघर्ष जिन्होंने सदियों पहले सीमाएं खींची थीं, वो आज भी हमारे उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शे को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।